बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10 के नए पाठ में पिछले वीडियो में हमने जैव प्रक्रम पाठ के चौथे भाग को देखा था, जिसमें हमने मानव के श्वसन तंत्र पर चर्चा की थी और मानव के श्वसन तंत्र की थोड़ी सी रूपरेखा लेने के बाद हम अगले तंत्र पर आएंगे। तो जैव प्रक्रम पाठ के 5वें भाग में आज हम वैसे तो वाहन तंत्र के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज पहले हम पिछले वीडियो के एक रिवीजन कर लें कि पिछले वीडियो में हमने श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो अवायवीय श्वसन, और यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है तो वायवीय श्वसन, और यदि ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन होता है तो वो उदाहरण हमें अपने मांसपेशियों में देखने को मिलता है मनुष्य की। जब कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन की कमी या अभाव में एक नए प्रकार का श्वसन होता है जिसमें लैक्टिक अम्ल और कुछ ऊर्जा भी बनती है। तो 3 प्रकार के हमने मार्ग देखे थे कि किस प्रकार से जो हमारा खाद्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, उसका किस प्रकार से आगे श्वसन होता है और हमें ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ हमने बाह्य श्वसन, जिसमें कि सांस लेने की प्रक्रिया है, नाक द्वारा हम सांस लेते हैं और फेफड़ों में किस तरह से वायु पहुंचती है और फिर किस तरह से रक्त में जाती है। साथ ही साथ आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन, जिसमें जब वो ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ वो सब जब कोशिका में पहुंच जाते हैं तो कोशिका में किस प्रकार से उनका श्वसन होता है और श्वसन की क्रिया के बाद किस प्रकार से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये एक रिवीजन आपको पिछले पार्ट का हमने श्वसन तंत्र का दिया। अब आज हम देख रहे हैं, बात करेंगे वाहन तंत्र के बारे में। जैसा कि आपको पिछले वीडियोस में मैंने इस बात का जिक्र किया है, कई बार इस बात की चर्चा हुई है कि मनुष्य श्वसन तंत्र के द्वारा ऑक्सीजन लेता है, पाचन तंत्र के द्वारा जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है उसका पाचन होता है, और भोज्य पदार्थों की बात हो चाहे ऑक्सीजन की बात हो, इन सभी का शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचना आवश्यक है, अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका को जीवन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है और ऊर्जा के लिए भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता है। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि किस प्रकार से हमारी कोशिकाओं में बनने वाले वो पदार्थ जो कि किसी वजह से हानिकारक हैं या किसी प्रकार से वो निष्प्रयोज्य, उनका कोई प्रयोग नहीं हो पाना है, तो उनका भी इस शरीर से बाहर निकलना या उन कोशिकाओं से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। तो प्रत्येक कोशिका में लाखों कोशिकाएं हमारे शरीर में, और प्रत्येक कोशिका से पदार्थों को निकल के एक कहीं जगह आना है, और हमारे पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के माध्यम से जो ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ लिए गए हैं उनको भी हर कोशिका में पहुंचाना है। तो ये लाने ले जाने का कार्य करने के लिए शरीर में कोई तंत्र की आवश्यकता निश्चित रूप से है, और इसीलिए हमारे शरीर में वाहन तंत्र भी पाया जाता है। वाहन तंत्र या ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाहन, जिसमें कि शरीर में विभिन्न पदार्थों को लाने ले जाने की व्यवस्था होगी। अब जंतुओं में अलग प्रकार की आपको परिवहन व्यवस्थाएं देखने को मिल सकती हैं और पौधों में वाहन व्यवस्थाएं अलग तरह की देखने को मिलेंगी। तो पौधों की चर्चा हम जंतुओं की करने के बाद करेंगे, और जंतुओं में भी विशेष रूप से मनुष्य में वाहन तंत्र की चर्चा की बात कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के अनुसार करेंगे। वैसे अगर और छोटे जीवों की या एक कोशिकीय जीवों की बात करें तो जितने सरल संरचना वाले जीव होते हैं उनमें उतने जो है कोई विशेष तंत्र की आवश्यकता वहन के लिए नहीं होती है। जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा है, वो अपने पूरे शरीर से ही पदार्थों को ग्रहण कर लेता है, सीधे शरीर के में उसका कोशिका का ही शरीर बना है, उसके कोशिका में पदार्थ पहुंच जाते हैं विसरण के माध्यम से। या मान लीजिए बहुकोशिकीय जीव ही है लेकिन बहुत बड़ा जीव नहीं है, सरल जीव है, तो उसमें एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विसरण के द्वारा, यानी एक कोशिका से पदार्थ कुछ बाहर निकल जाते हैं, फिर दूसरी कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं, फिर तीसरी कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से भी वाहन विसरण के माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका से होते हुए कुछ कोशिकाओं में हो जाता है। लेकिन जब मनुष्य जैसी जटिल संरचना वाले जीव की बात करते हैं जिसमें लाखों कोशिकाएं हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य हो रहे हैं, बहुत जटिल
रासायनिक क्रियाएं और जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, ऐसी स्थिति में एक सामान्य विसरण के द्वारा कोशिकाओं दर कोशिकाओं के द्वारा ये वहन तंत्र नहीं चल सकता। इसलिए एक व्यवस्थित, एक सुदृढ़ तंत्र की आवश्यकता है जिसके द्वारा ये वहन तंत्र काम करे और शरीर के विभिन्न पदार्थों को लाने ले जाने का काम करे। तो मनुष्यों में अगर आते हैं तो इसमें एक विशेष पदार्थ जो हम सब जानते हैं, जिसको रुधिर, रक्त, खून, ब्लड अंग्रेजी में जो भी आप कहें, यह एक महत्वपूर्ण पदार्थ है रुधिर, रक्त, ब्लड, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक पदार्थ को लाने ले जाने का कार्य करता है। लेकिन रुधिर एक तरल पदार्थ है, एक तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक हमारे शरीर में कई प्रकार के होते हैं, अलग पाठ में कभी हम पढ़ेंगे, लेकिन एक प्रकार होता है तरल संयोजी ऊतक, और उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण, सबसे मुख्य उदाहरण रुधिर है, जिसमें कि कई प्रकार की कोशिकाएं, कणिकाएं और कई एक तरल पदार्थ सब आपस में मिल करके एक रचना करते हैं। इसीलिए रुधिर को ऊतक कहते हैं, क्योंकि इसके कई प्रकार की कोशिकाएं मिलकर इसका निर्माण करती हैं। क्योंकि ऊतक किसे कहते हैं? टिश्यू, एक ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो रक्त में भी देखने में तो खून हमारे शरीर से निकलता है तो लगता है बस एक लिक्विड है, लेकिन वो लिक्विड, उसमें लिक्विड एक तरल पदार्थ तो है ही, प्लाज्मा जिसे कहते हैं। ये प्लाज्मा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो प्लाज्मा तो लिक्विड है ही है, साथ में साथ रुधिर कणिकाएं, कई प्रकार की कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ये तीन मुख्य प्रकार की कैटेगरीज हैं कोशिकाओं की, कणिकाओं की, जिसमें पाई जाती हैं ब्लड में। उनको फिर और आगे देख सकते हैं, कई प्रकार की होती हैं। और लेकिन मुख्य बात यहाँ पे हमको ये समझनी है कि रुधिर कणिकाएं, उसमें विशेष तौर से जो आरबीसी है, लाल रक्त कणिकाएं, ये ऑक्सीजन का वहन करती है। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन, आपने नाम सुना होगा, अक्सर हम लोग खून की जांच कराते हैं तो हीमोग्लोबिन की जांच कराते हैं। तो हीमोग्लोबिन साथ ही साथ में ये लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और उसके बाद हर कोशिका में जाकर के इसको वहां पर छोड़ देता है, जिससे कि प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन मिलती है। जैसे सवारियां होती है ना, कि यहाँ से एक जगह से सवारियां बैठाई और फिर सबको जगह जगह छोड़ते चले गए, इस प्रकार की व्यवस्था, इतनी सुदृढ़, इतनी अच्छी व्यवस्था रुधिर के माध्यम से है कि फेफड़ों में ऑक्सीजन आई, वहां से हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन ले लिया, खून के हीमोग्लोबिन ने। उसके बाद हीमोग्लोबिन जहां जहां ऑक्सीजन की आवश्यकता है वहां वहां थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन जहां भी देनी, सब जगह देता चला जा रहा है, और इस प्रकार से ऑक्सीजन का वहन पूरे शरीर में हो जाता है। प्लाज्मा जो एक तरल पदार्थ है रुधिर का, उसमें भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि और भी पदार्थों का वहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। इसमें घुले हुए होते हैं और जहां जहां आवश्यकता होती है वहां देते जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जंतुओं में, मनुष्यों में एक जटिल रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसको वहन तंत्र भी कह सकते हैं, या क्योंकि हम लोगों में रक्त होता है तो रक्त परिसंचरण तंत्र, या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके द्वारा जो हमारा रुधिर है, हमारा खून है, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाया जाता है। इसमें हमने ये भी देख लिया कि किस प्रकार से भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि कुछ पदार्थ प्लाज्मा के माध्यम से जाते हैं, वो उनको ले जाता है, और रुधिर कणिकाओं में आरबीसी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन को ले जाती हैं, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं। अब अगली बात है कि रुधिर तो हमारे शरीर में है, उसे जाना भी ले जाकर के एक दूसरी जगहों पर, लेकिन यदि इतना बड़ा हमारा शरीर, लाखों कोशिकाएं, और सब तक रक्त पहुंचना है, तो इसमें कुछ कोई ऐसे सिस्टम होना चाहिए, कोई पंपन तंत्र होना चाहिए, कोई पंप सिस्टम होना चाहिए। अगर पंप सिस्टम नहीं होगा तो आसानी से रक्त कोशिकाओं तक, हर कोशिकाओं तक, शरीर के हर भाग तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे हमारे घर में अगर एक टंकी लगी हुई है, पानी आता है नीचे फ्लोर पे, और अगर हमें वहीं काम करना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर पानी हमें किचन में भी चाहिए, दूसरी छत पर भी चाहिए, सेकंड फ्लोर पे चाहिए, फर्स्ट फ्लोर पे चाहिए, थर्ड फ्लोर पे चाहिए, यहाँ भी चाहिए, उस कमरे में भी चाहिए, यहाँ भी पानी चाहिए, वहाँ भी एक बाथरूम बना है, इस तरह से अगर पानी की आवश्यकता हमें जगह जगह है, कई फ्लोर्स पर है, तो वो सामान्य पानी जो एक टंकी में आ रहा है उससे, उस टैप से वो सब जगह नहीं पहुँच पाएगा, उतना दबाव उस पानी में नहीं होता है। इसीलिए हमें घर में पंप चलाना पड़ता है, जिसको हम टुल्लू पंप या पंप बोलते हैं। वो इलेक्ट्रिकल पंप पानी को तेजी से
दाब के साथ भेजता है, और जहाँ जहाँ पाइप गई हुई होती है वो प्रेशर के साथ पानी यहाँ तक कि 10, 12, 15 मंजिलों तक भी पहुँच जाता है। इतना प्रेशर से पानी फेंका जाता है। तो वही कुछ प्रेशर की आवश्यकता, वही पंप की आवश्यकता हमारे शरीर में भी है, क्योंकि हमारे शरीर में भी कभी हम लेटे हैं, कभी चल रहे हैं, कभी बैठे हैं, कभी हम उल्टा भी हो जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तरह तरह की भूमिकाओं में व्यक्ति काम करता है, विभिन्न प्रकार के मुद्राओं में उसे जाना पड़ता है। तो यदि कोई सिस्टम नहीं होगा जो उसे प्रेशर के साथ पहुंचा सके, तो कभी हमारे शरीर में अचानक रक्त बहुत ज़्यादा पहुंचने लगेगा किसी भाग में, या कभी बहुत कम पहुंचेगा, जिससे कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है, या हम बीमार हो सकते हैं, या हमारी निष्क्रियता हो सकती है। तो इस वजह से पंप की आवश्यकता है। पंप के रूप में हमारे पास है हृदय। यहाँ एक मैंने चित्र भी इसलिए हृदय का बना रखा था, मानव हृदय, और यहाँ पे देखिए हृदय मैंने लिखा हुआ है। तो ये हृदय आपका पंप की तरह काम करता है। ये पंप की तरह काम करेगा। साथ ही साथ चलिए पंप की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन जैसे हमारे घर में पंप के साथ साथ पानी अगर हर जगह पहुंचाना है तो उसके लिए पाइप सिस्टम भी डेवलप करना होता है। जगह जगह में पाइप दौड़ाने होते हैं, तब जाके पानी सब जगह पहुंच पाता है। उसी प्रकार से हृदय के द्वारा रक्त सब कोशिकाओं तक पहुंच पाए, सभी भागों तक पहुंच पाए, उसके लिए हमें नलिकाओं का जाल भी शरीर में चाहिए होता है, पाइप का सर्किट चाहिए। तो एक नलिकाओं का परिपथ भी, सर्किट भी हमें हमारे शरीर में चाहिए, वो भी हमारे शरीर में उपस्थित है। आप देखिए यहाँ अगर हृदय का चित्र देखें तो यहाँ भी कई तरह की नलियाँ, यहाँ अभी हम पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी नलियाँ निकली हुई, ये नलियाँ आती हैं, कोई नलियाँ लेके जा रही रक्त को, कोई नली रक्त। बच्चों, हृदय पंप की तरह कार्य करता है, और अभी मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में नलिकाओं का एक परिपथ भी होता है, क्योंकि हमें रक्त को, रुधिर को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए कोई माध्यम चाहिए, जो नलिकाओं के माध्यम से रक्त जाएगा। तो ये फिर यहाँ पे देखिए एक धमनी और शिरा हमने लिखा हुआ है। हृदय से रक्त ले करके जाने वाली नलिकाएं धमनी कहलाती हैं, और हृदय की ओर रक्त लेकर आने वाली शिराएं कहलाती हैं। धमनी और शिरा हैं दोनों नलिकाएं ही, नाम अलग अलग दिए गए हैं, क्योंकि जो रक्त लेके निकलेंगे हृदय से उनको धमनी नाम दिया गया है, जो लेकर के जाएंगी वो शिराएं कहलाएंगी। ये अलग बात है कि ये धमनी और शिराएं आपस में कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। कैसे जुड़ी होती हैं, कैसे क्या होता है, इस बारे में भी आज भी चर्चा करेंगे। लेकिन धमनी और शिराएं आपस में कनेक्टेड भी होती हैं, शरीर के विभिन्न भागों में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अब आगे देखें कि नलिकाएं, धमनी और शिरा तो बात हो गई। हृदय से निकल रही है रक्त लेकर के धमनी, हृदय की तरफ लेके आ रही है शिरा। इन दोनों में अंतर क्या है? धमनियों की जो भित्तियां होती थोड़ी मोटी होती हैं, लचीली होती हैं, क्योंकि धमनी में ज़्यादा प्रेशर से तुरंत रक्त का प्रेशर वहाँ ज़्यादा होता है जब हृदय से निकलता है, और ज़्यादा प्रेशर से रक्त निकल करके पूरे शरीर में जाना होता है। तो धमनियों में भित्तियाँ मोटी और लचीली होती हैं, शिराओं में कम लचीली होती है, कम मोटी होती हैं। अपेक्षाकृत आपस में ये अंतर है। शिराओं में ज़्यादातर अशुद्ध रक्त ही बहता है, एक अपवाद को छोड़कर, वो फेफड़े से जुड़ी हुई बात है, अभी मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा। और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, उसका भी एक ही अपवाद है, वो भी फेफड़े से ही संबंधित है। फेफड़े में अंग में जो धमनी और शिराएं हैं उनमें थोड़ा अंतर है, बाकी पूरे शरीर में धमनियों में शुद्ध रक्त ही बहेगा और शिराओं में अशुद्ध रक्त ही बहेगा। तो आइए अब देखते हैं, अगर हम इस बात को समझना चाहें कि जो ये धमनियां निकली हैं, जगह बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई धमनी है, ये हृदय से निकली। अब धमनी निकली तो यहाँ से ये पहले मोटी नलिका होती, काफी मोटी, जैसे यहाँ देखिए आपको एक महाधमनी मोटी दिख रही, महाधमनी ये। लेकिन ये धमनियां जब आगे बढ़ती हैं तो ये पतली पतली रचनाओं में, पतली नलिकाओं में विभाजित होने लगती है।
और आगे और पतली पतली रचनाओं में विभाजित हो जाती है। तो इस तरह से होता है। ये देखिए यहाँ एक मोटी नलिका निकली, महाधमनी टाइप की, थोड़ी मोटी नलिका जब हृदय से निकलती है तो एक नलिका मोटी निकलती है। ये महाधमनी आगे बढ़ करके और छोटी छोटी धमनियों में बदलती है, फिर धमनियाँ और छोटी छोटी धमनिकाओं में बदलती हैं, फिर और महीन महीन होती जाती है। जब बहुत महीन पतली रचनाएं हो जाती हैं तब वो होती हैं ब्लड कैपिलरीज या रक्त केशिकाएं। ये केशिकाएं हैं, कोशिकाएं नहीं। कोशिकाएं तो सेल्स होती हैं जिनसे हमारा शरीर निर्मित होता है, लेकिन ये रक्त केशिकाएं हैं। ब्लड कैपिलरीज को हिंदी में केशिकाएं कहते हैं। तो ये जो बहुत महीन वाली आगे जाकर के बिल्कुल लास्ट में पतली पतली रचनाएं बिल्कुल धागे नुमा बन जाती हैं, ये भी रक्त नलिकाएं ही हैं। और ये भी रक्त नलिका है, इतनी मोटी, ये भी रक्त नलिका है, बहुत पतली। तो बिल्कुल जब शुरुआत होती है तो काफ़ी मोटी महाधमनी के रूप में, महाशिराओं के रूप में। उसके बाद यही नलिकाएं पतली पतली रचनाओं में विभक्त होती जाती हैं, पतली नलिकाओं में बढ़ती जाती हैं और अंत में ये ब्लड कैपिलरी या रक्त केशिकाओं में बदल जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। कारण क्या है ये होने का? दो कारण है। एक कारण तो ये है कि इतनी मोटी धमनी पूरे शरीर में जाना, हर कोशिका तक पहुंच जाना, हर भाग तक जाना, कहीं उंगली में भी जाना है, बाल में भी जाना है, कान में भी जाना है, नाक में भी जाना है, हर जगह रक्त को पहुंचना है, रक्त को वहाँ से कुछ लाना है, हर कोशिका तक पहुंच बनानी है। तो उसके लिए इतनी मोटी नलिका हर जगह नहीं पहुंच पाएगी। पहुंच बनाने के लिए बहुत महीन नलिकाएं ही जरूरी हैं, क्योंकि जो हर कोशिका तक, हर अंगों तक पहुंच पाए। दूसरा कारण क्या है कि जब बहुत मोटी नलिका होगी, मोटी भित्ति होगी, तो उसमें पदार्थों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। पदार्थों का आदान प्रदान होने के लिए नलिकाओं को बहुत महीन और पतला ही होना पड़ता है। जब उनकी भित्तियां बहुत पतली हो जाती हैं, जब बहुत पतली नलिका हो जाएगी, ब्लड कैपिलरीज जो है, इनकी भित्तियां जब बहुत पतली हो जाएंगी तो उनकी भित्तियों से आर पार पदार्थ आर पार जा सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने देखिए चित्र बना के समझाने की कोशिश की है। ये देखिए पतली रक्त केशिका है, ये दो तीन यहाँ पे दिखा दी है, और दिखा दीजिए ये सब पतली पतली जाल रक्त कोशिकाओं केशिकाओं का फैला हुआ है। ठीक, अब जब पतली रक्त केशिकाओं का यहाँ जाल फैला हुआ, कैपिलरीज का जाल फैला हुआ, इसके बीच में देखिए गोल गोले में सेल्स बना दी है। ये कोशिकाएं हैं, उनके बीच बीच में अंगों में विभिन्न, जैसे हमारे हाथ में, मान लीजिए उंगली में, हाथ में, कान में, गले के पास, पैर में, पेट में, कमर में, हर जगह ये कोशिकाएं जो हैं उनके बीच में ब्लड कैपिलरीज पहुंच गई हैं। अब जब ये ब्लड कैपिलरीज पतली हैं तभी इनके बीच में आ गई, यहाँ पहुंच पाई। अगर ये मोटी वाली धमनी होती है वाली तो ये नहीं पहुंच सकती थी हर जगह। लेकिन जब बहुत महीन महीन जाल हो जाता है ब्लड कैपिलरीज के नलिकाओं का, तो हर जगह पहुंच जाता है। साथ ही साथ जब वो पहुंचता है तो इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन देना है, भोज्य पदार्थ देना है, और इन कोशिकाओं से हानिकारक पदार्थों को लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है। तो ये जो आदान प्रदान है इन केशिकाओं से सेल में, और सेल से या कोशिका से इन ब्लड कैपिलरीज में, तो इन ब्लड कैपिलरीज में या पतली महीन नलिकाओं में जो भित्तियाँ होती हैं, इनकी जो दीवारें होती हैं इनकी नलियों की, वो इतनी पतली होती हैं कि उनसे पदार्थ जो आवश्यक हैं, जो ज़रूरी हैं, जिनका आना जाना आवश्यक है, वो आना जाना हो जाता है। हानिकारक पदार्थों को इकट्ठा होना है तो उनको एंट्री मिल जाएगी, और जिनको यहाँ से बाहर जाना है कोशिकाओं में ऑक्सीजन वगैरह, वो वहाँ चले जाएंगे। तो इस तरह से सभी कोशिकाओं में आदान प्रदान हो पाता है। तो इसीलिए ये आवश्यक है कि ये धमनियाँ, जो बड़ी बड़ी महाधमनियाँ हैं, ये धमनिकाओं में, फिर और पतली धमनिकाओं में, धमनियों में, और फिर महीन महीन ब्लड कैपिलरीज या रक्त केशिकाओं में परिवर्तित हों, इससे कि आदान प्रदान हो, जो हमारा मुख्य कार्य है इस वाहन तंत्र का। वाहन तंत्र किस लिए? ये हृदय एक पंप है, इसकी व्यवस्था किस लिए? इतनी सारी धमनियों और शिराओं की व्यवस्था के लिए इतना जाल नलिकाओं का किस लिए? सारा तंत्र इसीलिए लगा हुआ है कि जो भोज्य पदार्थ हमने ग्रहण किए हैं, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, वो प्रत्येक कोशिका तक पहुँचे, उनके बीच आदान प्रदान हो। वो आदान प्रदान जब ये महीन रक्त नलिकाएं, रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज कोशिकाओं तक पहुंचती हैं, तो उनके और उनकी जो पतली भित्ति है, उनके और कोशिकाओं के बीच में, रक्त केशिकाओं के बीच में और कोशिकाओं के बीच में, ब्लड कैपिलरीज के बीच में आपस में आदान प्रदान इसी वजह से हो पाता है, क्योंकि रक्त केशिकाओं या ब्लड कैपिलरीज की भित्तियाँ बहुत पतली होती हैं। तो ये मुख्य चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम पूरा पाठ पढ़ जाते हैं, लेकिन यही चीज़ हम नहीं समझ पाते। ये समझना बहुत आवश्यक है कि आदान प्रदान कैसे और कहाँ होता है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखें, ये जो हमने दिखाया है जाल
नलिकाओं का जाल दिखाया है, इसको भी समझने की जरूरत है कि एक तरफ से देखिए धमनी आ रही है, लाल रंग की हमने बनाई धमनी आ रही है, और उसके बाद ये शरीर के अंग यहाँ लिखा हुआ है, यानी ये शरीर के अंगों में किसी कोई भी अंग हो सकता है, कहीं भी मान ली धमनी गई है कोई, और वहाँ पे जब क्या होता है ये मोटी धमनी देखिए पतले पतले धमनिकाओं में, और उसके बाद फिर ब्लड कैपिलरीज का जाल बनता चला जा रहा है। और ख़ास बात यहाँ ये समझनी है कि जब ये धमनियों का जाल यहाँ फैलता है, फैला क्यों? क्योंकि जाल फैल गया है, नलिकाएं महीन हो जाएंगी, ब्लड कैपिलरीज बन जाएंगी, और उन ब्लड कैपिलरीज और कोशिकाओं में अंगों में आदान प्रदान हो जाएगा, भोज्य पदार्थ का और ऑक्सीजन का और विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान हो गया। अब उन वहाँ से जो हमने इकट्ठा किया है, जो हमने वहाँ से वापस लिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिया कोशिकाओं से, हमने कुछ और पदार्थ लिए जो हानिकारक है, नाइट्रोजनस पदार्थ हानिकारक होते हैं, उनको इकट्ठा किया है, अब उनको लेके भी जाना है। तो जब लेके जाने की बारी आती है तो ये जो जाल बिछा था, यही जाल जो महीन नलिकाओं का था, यही फिर से मोटी मोटी नलिकाओं में जुड़ने लगता है। मतलब कई पतली नलिकाएं जुड़ करके फिर एक मोटी, फिर कई मोटी मिलकर और मोटी, इस तरह से पहले जिस तरह से विभाजन हुआ था कि मोटी वाली पतली में बटती हैं, उसी तरह से पतली रक्त नलिकाएं जुड़ करके मोटी रक्त नलिकाएं भी बना लेती। कितना मतलब कितना चमत्कृत कर देने वाला, कितना अद्भुत ये जो है इस तरह की व्यवस्था हमारे शरीर में है कि मोटी रक्त नलिका आती है अंग में, और ये फिर महीन महीन पतली नलिकाओं में विभक्त होती चली जाती है। जब आदान प्रदान हो गया, हमारा काम निपट गया, तो फिर महीन रक्त नलिकाएं आपस में जुड़ जुड़ के मोटी रक्त नलिकाएं बनाने लगती हैं। देखिए मोटी यहाँ जुड़ करके फिर मोटी नलिका बना लेती है, और फिर ये जब ये जो रक्त यहाँ जा रहा है ये अशुद्ध है, क्योंकि अंगों से लेकर के जा रहे हैं, अशुद्ध रक्त जा रहा है। तो कितनी बढ़िया व्यवस्था है, कितना चमत्कृत कर देने वाला विशेष व्यवस्था है कि यहाँ से मोटी रक्त नलिका आती है, ये विभाजित होती है, पतली महीन नलिकाओं में बढ़ जाती है, आदान प्रदान हो जाता है, फिर वो महीन नलिकाएं जब आपस में जुड़ती हैं तो फिर एक मोटी नलिका बना करके यहाँ से वापस रक्त की ओर चली जाती हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा था कि धमनी और शिराएं हैं तो अलग अलग, कोई शुद्ध रक्त लिए कोई अशुद्ध रक्त लिए, लेकिन इनका आपस में कनेक्शन भी है, और जहाँ इनका कनेक्शन है वहीं आदान प्रदान होता है। ये जो आदान प्रदान मैंने आपको दिखाया कोशिकाओं में और पतली महीन रक्त नलिकाओं में, ये यहाँ पर इसी जाल के बीच में यही कोशिकाओं की स्थिति, यही शरीर के अंग हैं, ऊतक हैं, कोशिकाएं हैं शरीर के, तो उसमें आदान प्रदान इन रक्त के द्वारा यहाँ हो जाता है। तो कितनी अच्छी व्यवस्था है। आइए अब हम देखते हैं कि अगर हम इस हृदय की बात करें, इसकी क्रियाविधि को समझें, तो ये हृदय है, एक मुट्ठी के आकार का होता है, और मुट्ठी के आकार का जो हृदय होता है ये पंप करता है, पंप करता रहता है। पंप करेगा तो हृदय से रक्त बाहर की ओर निकलेगा और धमनियों के माध्यम से शरीर के अंगों तक जाएगा, और वापस ये देखिए अगर हम यहाँ दिखाएं तो शरीर के अंगों से वापस ये शिरा आ रही, देखिए ऐसे एक शिरा यहाँ से मुझे आके मिलती है शरीर के ऊपरी भाग से, महाशिरा, ऊपरी भाग से, ये शरीर के ऊपरी भाग से एक शिरा आती है, इकट्ठा होकर के सारे अशुद्ध रक्त को लाके यहाँ इकट्ठा करती है। यहाँ शरीर के निचले भाग से महाशिरा, एक नली यहाँ पे आई हुई है, तो ये नलियाँ आ रही हैं, देखिए एरो अंदर की तरफ लगा है, एरो अंदर की तरफ लगा है, यानी एरो अंदर की तरफ लगा यानी रक्त यहाँ आ रहा है हृदय में, और हृदय में अगर रक्त बाहर की तरफ एरो लगा यानी रक्त जा रहा है। देखिए यहाँ एरो लगा है बाहर, यहाँ एरो लगा है बाहर, ये रक्त से बाहर निकल रहा है, और यहाँ रक्त अंदर आ रहा है, यहाँ भी देखिए अंदर आ रहा है। तो इस तरह से ऊपर वाला भाग ये हृदय का अलिंद, नीचे वाला भाग मिले, 4 कोष्ठों में बटा हुआ है। यहाँ मैंने दिखाया है 1 2 3 4, ये कोष्ठों में क्यों बटा हुआ है? 4 कोष्ठों में मनुष्य का हृदय बटा हुआ है, 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने थोड़ा मोटे तौर पे दिखा दिया, यहाँ भी अंग है 1 2 3 4, बायालिंद, दायालिंद, बायालिंद, दायालिंद। तो इस तरह से कोष्ठों में बटा हुआ हृदय है, क्योंकि इस हृदय में ये लाल रंग से जो दिखाया गया है ये हृदय शुद्ध रक्त है, और ये नीले रंग से दिखाया गया है ये अशुद्ध रक्त है। तो अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त आपस में मिक्स ना हो जाए, मिले ना, ये हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए ये कोष्ठों में बटा हुआ हृदय होता है, इसलिए आपस में डिवाइडर बने। देखिए विभाजिका मीन्स डिवाइडर है कोष्ठों के बीच में। और ये नीचे वाली भित्ति जो ये दिख रही है काफी मोटी दिख रही है, यहाँ पे देखिए भित्तियां पतली हैं, दीवारें पतली हैं अलिंद के आसपास, लेकिन यहाँ भित्ति मोटी है, क्योंकि निलय का जो ये जो अंग है हृदय का, ये ज़्यादा प्रेशर के साथ पूरे शरीर में रक्त भेजने का कार्य करता है, इस पर ज़्यादा जोर पड़ता है, इसलिए इसकी भित्तियाँ मजबूती के लिए इसको मोटा बनाया गया है। तो निलय मोटी भित्ति वाला निचला पार्ट है, जो कि पंप ज़्यादा
तेज करके और रक्त भेजता है, और अलिंद में जो है रक्त इकट्ठा होने का कार्य अक्सर होता है। ये थोड़ा इसकी भित्तियां पतली हैं। और ये जो अगर हम ये बात करें कि धमनियां इसमें आती हैं, शिराएं आती हैं, वो यहाँ पे और अच्छे से हम समझते हैं। देखिए इस चित्र में ये हृदय है, इधर का भाग हमने लाल बनाया शुद्ध रक्त, इधर का भाग नीला बनाया अशुद्ध रक्त इकट्ठा होता है। ये देखिए यहाँ से एक नली ये निकली है, इसको आप ये कह सकते हैं वाली जो महाधमनी है, नली महाधमनी यहाँ से निकली, लाल है यानी रक्त शुद्ध है इसमें, और एरो देखिए लगा हुआ इधर से लेके जा रही है, हृदय से निकली है, हृदय से निकल के रक्त ले जा रही है, इसलिए धमनी इसको कहा गया है। शरीर को महाधमनी, शरीर को नहीं शरीर की तरफ लेकर के जा रही है महाधमनी। एरो लगा हुआ रक्त लेकर के आ रही है विभिन्न अंगों, शरीर के अंग कोई बहुत सारे विभिन्न अंग हो सकते हैं, और अंगों तक ले जाने के बाद मैंने भी आपको बताया कि किस तरह से केशिकाओं का जाल फैल जाता है, आदान प्रदान हो जाता है, और फिर यहाँ से रक्त इकट्ठा करके अशुद्ध रक्त जो है वो यहाँ से, ये देखिए नीले रंग से दिखाई हुई शिरा है, क्योंकि लेके जा रही है रक्त, एरो इधर लगा है रक्त की तरफ, रक्त से जो है रक्त को लेकर के हृदय की तरफ जा रही है, एरो इधर की तरफ है, तो ये शिरा है। तो शरीर से महाशिरा, शरीर के अंगों से रक्त लेकर के महाशिरा जा रही है, और शरीर को रक्त ले जा रही है तो महाधमनी है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि रक्त लेके जा रही है तो धमनी है, रक्त ला रही है तो शिरा है। अब ये भी बताया था कि शरीर के सारे अंगों में धमनी में शुद्ध रक्त होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त होता है, फेफड़े को छोड़कर। फेफड़े की जो व्यवस्था है, फेफड़े में जब रक्त जाता है, देखिए रक्त जा रहा है इधर लगा जाने का, ये अशुद्ध रक्त जा रहा है, नीला मैंने बनाया है, रक्त जा रहा है तो धमनी, देखिए लिखा है फुफ्फुस के लिए फुफ्फुसीय धमनी, फेफड़ा फुफ्फुस फेफड़ा, तो फुफ्फुस फेफड़े को कहते हैं, फुफ्फुस के लिए फुफ्फुसीय धमनी, यानी फेफड़ों में जाने वाली जो धमनी है वो यहाँ जा रही है, अब रक्त लेके जा रही है, और नीला है इसका मतलब अशुद्ध रक्त लेके जा रही है। क्यों? क्योंकि फेफड़े में व्यवस्था है शुद्ध करने की, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा, ऑक्सीजन जब ज्यादा रहेगा तो रक्त अशुद्ध नहीं होगा बल्कि शुद्ध कहलाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो रक्त अशुद्ध कहलाने लगेगा। तो यहाँ से अशुद्ध रक्त यहाँ फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में शुद्ध होने के बाद उसको ज़्यादा ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो जाता है, ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाती है, तब फिर ये सब शिराएँ इकट्ठा होकर के और फिर ये रक्त नलिकाएँ इकट्ठा होकर के फिर एक धमनी बनाती हैं और ये एक शिरा बनाती हैं। यहाँ शिरा आ रही है रक्त लेकर के, एरो लगा हुआ है। अब ये देखिए है तो शिरा, क्योंकि रक्त लेकर के हृदय में आ रही है तो उसको शिरा कहेंगे, फुफ्फुसीय शिरा, लेकिन ये लाल रंग से बनाई है क्योंकि ये शुद्ध रक्त लेके आ रही है। इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा था कि धमनियों और शिराओं में एक अपवाद मिलता है, जो कि फेफड़ों से संबंधित धमनियों कोशिकाएं, धमनी और शिराएं हैं। बाकी सभी अंगों की शिराएं और धमनियां, धमनी हमेशा शुद्ध रक्त लेके बहेगी और शिराएं हमेशा अशुद्ध रक्त लेके चलेंगी। लेकिन फेफड़ों से संबंधित जो धमनी और शिराएं, फुफ्फुस शिरा फुफ्फुस धमनी, इनमें जस्ट उल्टा होता है। फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त लिए हुए होगी और फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त लिए होगी, क्योंकि जब हृदय से फेफड़े की तरफ रक्त जाएगा तो वो शुद्ध होता है, उसमें ऑक्सीजन कम होता है, ऑक्सीजन लेने के लिए जाना होता है, वहाँ ऑक्सीजन का भंडार यहाँ फेफड़ों में यहाँ ले लिया गया। उसके बाद से जब फिर से वापस हृदय में रक्त भेजा गया तो फुफ्फुसीय शिरा कहा जाएगा, क्योंकि रक्त लेके आ रही है तो ये शुद्ध रक्त होता है। और यही शुद्ध रक्त जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा वाला ब्लड है, यही पूरे शरीर में फिर वापस भेजा जाता है। तो आदान प्रदान एक बार शरीर में पंप जब करता है हृदय, तो 2 बार आना जाना हृदय में होता है रक्त का, फेफड़ों के माध्यम से भी आना जाना है और अंगों के माध्यम से भी आ जा रहा है। इसीलिए मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र मनुष्यों में दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, क्योंकि एक बार में रक्त 2 बार हृदय में आता जाता है। तो ये दोहरा परिसंचरण तंत्र है। यहीं से आपको धमनियों शिराओं की व्यवस्था, ब्लड कैपिलरीज का जाल कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें, आदान प्रदान कैसे होता है, यहाँ इस चित्र के माध्यम से मैंने आपको बताया। तो सारी चीज़ें यहाँ क्लियर हैं। अगर आप समझना चाहें तो आप देखें कि किस प्रकार से हमारा शरीर वहन तंत्र चलाता है। एक पंप है हृदय, नलिकाओं का जाल है धमनियों शिराओं का, जैसे हमारे घर में पाइप होता है, पूरे घर में पाइप फैले हुए हैं और एक मोटर लगा है, ऐसे मोटर या पंप का कार्य हृदय कर रहा है और पाइप का काम ही धमनी और शिराएं कर रही हैं। अब घरों में पानी बहता है, यहाँ पे रक्त बहेगा, ब्लड बह रहा है नलियों में,
और बह करके जैसे पानी हर जगह पहुंचाते हैं जहाँ आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से धमनियाँ और शिराएं भी जहाँ रक्त पहुंचाने की आवश्यकता है वहाँ रक्त पहुंचाएंगी, और जहाँ पानी या रक्त कहीं से लाने की आवश्यकता है वो व्यवस्था भी करेंगी। जैसे मोटर होता है, पानी लेता भी है, ज़मीन से पानी लेता है और देता भी है, पहुंचाता भी जहाँ आवश्यकता होती है। ऐसे हृदय से भी जो नलिकाएं हैं वो जहाँ से आवश्यकता पड़ेगी रक्त लाएंगी भी पूरे शरीर से और रक्त पहुंचाएंगी भी पूरे शरीर को। इसीलिए हमने दिखाया था कि रक्त शरीर की तरफ जा रहा है और शरीर से आ भी रहा है। अब आगे बात करें अगर रुधिर की, ब्लड की थोड़ी और बात कर लें, समझ लें। प्लाज्मा, रुधिर कणिकाएं दो भाग थे रुधिर के, मैंने आपको बताया था मुख्य रूप से। प्लाज्मा की बात हो गई कि भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का परिवहन इसी के माध्यम से होता है। रुधिर कणिकाओं में आरबीसी होती है और डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं भी होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता के लिए काम करती हैं। विभिन्न प्रकार के रोगाणु कीटाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जाने अनजाने, उनसे लड़ने का काम, उनको नष्ट करने का काम, बीमारियों से लड़ने का काम डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाएं जो कि रुधिर में या ब्लड में ही पाई जाती है वो करती हैं। साथ ही साथ तीसरे प्रकार के जो इसमें सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स, ये भी रक्त में ही पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स का बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि अगर कोई धमनी या शिरा, कोई ये तंत्र, नलिकाओं का इतना विशाल तंत्र हमारे शरीर में फैला हुआ है, उसमें अगर कोई टूट फूट हो जाती, कहीं हमारे घाव हो गया, अंदरूनी कहीं घाव हो गया, बाहरी कहीं हम कट फट गया, तो रक्तस्राव होने लगता है, ब्लड निकलने लगता है, खून बहने लगता है, तो उसकी मरम्मत बहुत आवश्यक है। अगर उसकी क्षति की मरम्मत नहीं होगी तो शरीर से रक्त बहता जाएगा और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो शरीर की सुरक्षा के लिए कि छोटी छोटी बात पर, ज़रा से जख्म से, ज़रा सी बात से मनुष्य या प्राणी पर कोई उसके जीवन पर खतरा ना हो, इसके लिए व्यवस्था बनी हुई। प्लेटलेट्स ये पूरे ब्लड में, शरीर में घूमते रहते हैं और जहाँ भी इनको लगता है कि कहीं पे रक्तस्राव हुआ है, कहीं कोई घाव है, कहीं कोई दिक्कत है, तो वहाँ पे उस थक्के जमा करके, रक्त के थक्के जम जाते हैं और थक्के जम करके ही रक्त वहाँ पर बहना बंद हो जाता है। तो वो कार्य प्लेटलेट्स के द्वारा होता है। तो देखिए कितनी सुदृढ़ और चमत्कारिक व्यवस्था है कि रक्त शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है, हृदय में मिक्स नहीं होने पाता है, क्योंकि इसमें वाल्व भी लगे हैं। देखिए ये वाल्व है, ये वाल्व है। रक्त कब किधर आ जा पाएगा, किधर नहीं जा पाएगा, रक्त वाल्व बंद होते रहते हैं, खुलते रहते हैं। जैसी आवश्यकता होगी रक्त को आने देंगे या रोकेंगे। और ये जो डिवाइडर बना है आपस में, कोष्ठक में जो दीवारें बीच बीच में बनी है, ये रक्त को मिलने नहीं देती है। मोटी मोटी नलिकाएं यहाँ हृदय से निकलती हैं या आती हैं, बाद में महीन महीन नलिकाओं का जाल बना देती हैं। जैसे यहाँ भी मैंने आपको समझाया, नलिकाओं के जाल बनने के कारण ही उनका आदान प्रदान पदार्थों का हो पाता है, और फिर वो जाल इकट्ठा होकर के फिर मोटी नली बना करके फिर वापस शिरा के रूप में हृदय में रक्त को पहुंचा भी देता है। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए शरीर की, चाहे ब्लड में कोई रोगाणु कीटाणु आ गए हों, चाहे आपके कोई क्षतिग्रस्त हो, कहीं कुछ क्षति हो गई हो कोई नलिकाओं के तंत्र में, तो उनकी रक्षा के लिए प्लेटलेट्स खून जमाने का काम करते हैं, रक्त के थक्के बनाते हैं, और डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणु कीटाणु को नष्ट करने का काम करती हैं। तो आपके शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए, रक्षा के लिए भी ये रक्त परिसंचरण तंत्र काम कर रहा है। साथ ही साथ आपके लिए जीवनदायिनी है, क्योंकि ऑक्सीजन जिसके बिना आप मिनट 2 मिनट से ज़्यादा नहीं जिंदा रह सकते, वो पहुंचाने का कार्य ये वहन तंत्र ही आपके पास तक करता है। इसके बाद अगले चरण में हम देखेंगे कि अगर इसमें कोई बात और रहेगी होगी हृदय से जुड़ी तो भी हो जाएगी, और साथ ही साथ पौधों में किस तरह से आपके परिवहन तंत्र काम करता है, इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।